नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2021 के फुल मॉक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। अच्छा, पार्डन मी फॉर दैट प्लीज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं पर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो विश्वविद्यालय है वो यहीं पर होगा, तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? ये है हमारे आगरा में, ठीक है। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो है बलिया में। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो है गोरखपुर में। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो है अयोध्या में। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, मतलब कि 4123, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रांड इंडिया मिशन के बारे में है, ठीक है। तो ब्रांड इंडिया मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो यहाँ और इसमें क्या करना है, उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सत्य हैं, हमें जो सही कथन दिए गए हैं हमें उसका यहाँ पर चुनाव करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, मेड इन इंडिया टैग उन कंपनियों द्वारा निर्मित उत्पादों को दिया जाएगा जिनका मुख्यालय केवल भारत में स्थित है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है। निर्मित सामान में 60% स्थानीय सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 60% नहीं, कम से कम 20% जो है वो लोकल कंटेंट होना चाहिए। उन्हीं जो भारत में निर्मित वस्तु हैं उनको ब्रांड इंडिया मिशन का टैग दिया जाएगा। शुरू में मिशन इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर केंद्रित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जब ये ब्रांड इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो है टायर और रबर इंडस्ट्री पे जो है फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, मतलब कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ब्रांड इंडिया मिशन जो है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो है यहाँ पे भारत में निर्मित जो है, यहाँ पे भारत में निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जो एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और मेड इन इंडिया का टैग जो है केवल उन्हीं कंपनी को दिया जाएगा जो कि जिनका की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो इंडिया में है। और अगर मेड इन इंडिया का टैग अगर किसी अभी मैन्युफैक्चर को अपने गुड्स के लिए अगर लेना है, ठीक है, तो उसको बहुत सारे जो है प्रिस्क्राइब्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को का टेस्ट जो है उसको भी पास करना होगा। और इसमें जो है मैन्युफैक्चर गुड्स में कम से कम 20% जो है वो लोकल कंटेंट होना चाहिए। और अगर फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर फूड प्रोडक्ट्स हैं, खाद्य वस्तु है या फिर खाद्य प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स हैं, तो उसमें कम से कम 80%, ठीक है, अगर हम यही फूड की बात करें तो उसमें कम से कम 80% कंटेंट के लोकल कंटेंट जो होना चाहिए वो लोकल कंटेंट होना चाहिए, मतलब कि भारत में ही कहीं से प्रोक्योर किया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर केवल ये फूड के लिए है और अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है तो उसके लिए 20% का इसमें प्रावधान रखा गया है। और पहले हमने बात की कि सबसे पहले इसमें टायर एंड रबर इंडस्ट्री पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इसमें भी जो है हमें ट्रू स्टेटमेंट्स का चुनाव करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट्स ओवर मेडिटेरेनियन सी। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं होते हैं, ठीक है, ये समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं, मतलब कि टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। साउथ वेस्ट मानसून इज ओरोग्राफिक इन नेचर। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रकृति में भौगोलिक होता है। ओरोग्राफिक मतलब कि जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसकी वजह से जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है वो आता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब ओनली 2 इज द राइट आंसर।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो नॉट करेक्टली मैच है, इस पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं नॉट करेक्टली मैच, नॉट ट्रू या फिर ट्रू। ठीक है, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे आंसर्स जो है वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें काल बैसाखी की, ठीक है, काल बैसाखी कहाँ पे होती है? वो असम और पश्चिम बंगाल में होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा, ये पेयर जो है हमारा करेक्टली मैच है। बारदोली छेरा, ठीक है, बारदोली छेरा ये जो गुजरात की नहीं है, ठीक है, गुजरात में नहीं कहा जाता, इसको कहाँ कहा जाता है? इसको ये जो काल बैसाखी है इसको असम में ही, ठीक है, इसको असम में ही बारदोली छेरा कहा जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर तो हो जाएगा बी। चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में कहा जाता है और लू कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया है यहाँ पर बी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रोग दिए गए हैं, कुछ जो जितने भी जो क्रॉप्स होते हैं उनके रोग दिए गए हैं। तो कौन सा रोग कौन से क्रॉप में होता है, हमें उससे इसका मिलान कराना है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें रेड डॉट की, ठीक है, तो रेड डॉट किस में होता है? रेड डॉट होता है कॉटन में, सॉरी, रेड डॉट होता है शुगर केन में। ठीक है, रेड डॉट होता है शुगर केन में। एरगॉट किस में होता है? वो होता है बाजरा में। विल्ट होता है कॉटन में और रिंग रॉट होता है पोटैटो में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। ठीक है, 2 3 4 1। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं जो है, यहाँ पे जो है कीवर्ड है। तो इसमें है रबर बोर्ड कहाँ पर है? वो कोट्टयम में है, बिल्कुल सही दिया गया है। कॉफी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में दिया गया है, ये भी ठीक है। टी बोर्ड जो है वो दार्जिलिंग में है, नहीं, वो दार्जिलिंग में नहीं है। टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। और स्पाइसेस बोर्ड जो है वो कोचीन में है। तो आंसर क्या है? वो है सी, क्योंकि चाय बोर्ड जो है वो कहाँ पर है? वो कोलकाता में है। सेवेंथ क्वेश्चन पे बात करेंगे। भारत का प्रथम खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बी, मतलब कि कर्नाटका में। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का प्रथम ब्लैक बक संरक्षण रिजर्व प्रयागराज में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिश्नोई समुदाय को ब्लैक बक्स के रक्षक के रूप में जाना जाता है। ये भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। ठीक है, और रिसेंटली अगर हाल ही में देखें, अगर हम ये करंट अफेयर्स के लिए एक फैक्ट जो है आप जरूर से नोट कर लीजिए, क्योंकि रिसेंटली जो है बदायूं में एक डेडिकेटेड ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित करने की बात की गई है। कहां पर? बदायूं में। ठीक है, और यहां पर जो है बदायूं में कितने 300 से ज्यादा ब्लैक बक्स जो हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए यहां पर एक डेडिकेटेड ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित करने की बात की जा रही है। कहां पर? बदायूं में। लेकिन सबसे पहला ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में? वो है प्रयागराज, मतलब कि इलाहाबाद में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नाइन्थ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर, क्या भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पन्न करने वाला देश है? नहीं, ये दूसरा नहीं, ये तीसरा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है। ठीक है, थर्ड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो गई है। सबसे पहला है चाइना, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है भारत। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया जाएगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब कि ओनली 2। 10th question, assertion, depletion of ozone at north pole is smaller than the depletion of ozone at the south pole। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज द सर्फेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज कवर्ड बाय 80% ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन है ये इसको जो है सही से एक्सप्लेन नहीं करता है असर्शन को, हालांकि रीजन भी जो है वो ट्रू है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, कि दोनों ट्रू तो हैं लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 11th क्वेश्चन, प्रबुद्ध भारत निम्नलिखित में से किस संगठन की मासिक पत्रिका है? ठीक है, प्रबुद्ध भारत किसकी है? वो है रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, इसके बाद 12th क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें। विशिष्ट अद्वैत, ठीक है, तो विशिष्ट अद्वैत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो थे
रामानुजाचार्य, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत किसके द्वारा था? रामानुजाचार्य। द्वैत किसके द्वारा था? वो है माधवाचार्य, ठीक है। द्वैत अद्वैत जो है उसके संस्थापक कौन थे? वो थे निम्बर्क। और जो शुद्ध अद्वैत थे उसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3412, मतलब कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। निर्गुण संतों की कौन सी विशेषताएं होती हैं? ठीक है, निर्गुण संत जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी हैं? ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना, ठीक है। तो ये जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं होती हैं, ठीक है। ये फॉर्मलेस गॉड में और जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। और ये जो निर्गुण संत होते हैं ये इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट जो है ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। मानवतावाद और इस्लाम से प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन देखेंगे। दारा शिकोह किस सूफी कुल का अनुयायी था? ठीक है, दारा शिकोह कौन से सूफी ऑर्डर को जो है फॉलो करता था ये हमें बताना है। तो वो कौन सा है? वो है कादरी कुल, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 15th क्वेश्चन देखेंगे। सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, यहाँ पे सैयद वंश के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2143। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आए, अगर हम शुरू से बात करें, ठीक है, तो अमीर तिमूर जो थे वो इसके जो है लास्ट तुगलक रूलर थे इंडिया पे। ठीक है, इसके बाद जो है उन्होंने खिस्र खान को दे के जो है अमीर तिमूर ने जो है खिस्र खान को सारा राजपाट अपना सौंपा और वो इंडिया से चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया खिस्र खान, जो कि 1414 से लेकर के 1421 तक जिन्होंने रूल किया। ठीक है, इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए मुबारक शाह, जिन्होंने 1421 से लेके, ठीक है, 1434 तक रूल किया। इसके बाद आए मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से लेके 1445 तक इन्होंने रूल किया। और अंत में आए अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 से लेकर के 1451 तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। और लास्ट तुगलक रूलर कौन थे सैयद वंश के? वो थे अमीर तिमूर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें हमें देखना क्या है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट का हमें यहाँ पर चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इब्न बतूता ने देवराय वन के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में आए थे? वो हरिहर प्रथम के शासनकाल में आए थे, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। निकोलो डी कॉन्टी ने कहा कि विजयनगर साम्राज्य में दास्ता आम थी। ठीक है, स्लेवरी जो है बहुत कॉमन थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। निकोलो डी कॉन्टी ने हरिहर प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, तो ये गलत है। इन्होंने देवराय वन के शासनकाल में जो है वहां का दौरा किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, मतलब कि केवल सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। इसके बाद हम देखेंगे 17th क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य में संबंधित विभागों के साथ निम्नलिखित प्रशासकों का मिलान करें। ठीक है, तो बहमनी राज की अब हम बात करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले अगर हम देखें तो सदर ए जहां किसे कहा जाता था? ठीक है, सदर ए जहां जो है वो कहा जाता था जुडिशरी, न्यायपालिका को। ठीक है, उसके किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था न्याय पालिका को। इसके बाद अमीर ए जुमला किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था फाइनेंस डिपार्टमेंट को। वजीर अशरफ कहा जाता था फॉरेन अफेयर्स को। और वजीर ए कुल कहा जाता था प्राइम मिनिस्टर को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, मतलब कि 3124। 18th क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों के पूर्ववर्ती क्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में हमें ये लगाना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है गवर्नर ऑफ स्टेट आते हैं, अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें। सेकेंड कौन आते हैं? ठीक है, सेकेंड आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। और अंत में आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब कि 3142। 19th क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों का सही मिलान करें।
ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? और तो अगर हम देखें तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? इनके पास थी फूड एंड एग्रीकल्चर। जगजीवन राम के पास लेबर मिनिस्ट्री थी। जवाहरलाल नेहरू जो है वो साइंटिफिक रिसर्च को देखते थे और CH भाभा जो है वो कॉमर्स को देखते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, मतलब कि ए इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद का खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा C। 1 और 2 जो है वो दोनों ही करेक्ट हैं, पर इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो हमारे जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21st क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? ठीक है, जो केवल इंडियन सिटीजन्स के पास ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनको उपलब्ध हैं? ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से हैं? इसमें जो है केवल 3rd और 4th यहाँ पे जो दिए गए हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यही केवल भारत के नागरिकों के पास उपलब्ध हैं। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो है ये यहाँ पे जितने भी विदेशी हैं उनको भी ये फंडामेंटल राइट जो है उनको जो है ये प्रोवाइड कराया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा C, मतलब कि ओनली 3 और 4 जो है वही केवल सही आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें जो फंडामेंटल राइट जो केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं आर्टिकल जो कि आर्टिकल 15 में दिए गए हैं, आर्टिकल 16 में दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में जो हमारी 6 राइट्स दी गई हैं वो सभी आती हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक है, आर्टिकल 30। तो ये सारी ये जो 5 आर्टिकल हैं, ठीक है, यही वाले जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल वही जो राइट्स हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स को के लिए जो है वो मौजूद है और विदेशों के लिए मौजूद नहीं है। 22nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है? यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, नॉट ट्रू देखना है। ठीक है, राष्ट्रपति का धन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट जो है वो केवल जो है अनिवार्य नहीं कर सकता, मतलब ये अनिवार्य नहीं होता। अगर हम मनी बिल की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो या तो उसमें अपनी हामी भर सकता है या फिर उसे रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसे वापस से सदन में जो है रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। द प्रेसिडेंट कैन ईदर रेटिफाई और रिजेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 24th अमेंडमेंट एक्ट की, ठीक है, 24th अमेंडमेंट एक्ट की 1971 में जो कि लाया गया था उसमें ये चीज़ जो है यहाँ पे क्या किया गया था? वहाँ पे उन्होंने बोला था कि ऑब्लिगेटरी कर दिया था प्रेसिडेंट के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अपनी असेंट देगा ही देगा। ठीक है, तो रेटिफाई करना है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा D, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन से कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा D, नीदर 1 नॉट 2 सॉरी सत्य नहीं है, तो ये दोनों ही सत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे दोनों ही गलत दिए गए हैं, क्योंकि जो धन विधेयक होते हैं उसमें रेटिफाई भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं उसमें केवल रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही गलत दिए गए हैं। 23rd क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। यहाँ पर 23rd क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे भी क्या पूछा है? सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 23rd का, तो इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें तो जो अगर प्रेसिडेंट अगर कोई ऑर्डिनेंस अगर जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, तो वो इसलिए नहीं कर सकता ताकि कि उसमें जो है उससे जो है हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए जो है बी जो है, ठीक है, बी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पे जारी किया जा सकता है लिए दिया है, तो यहाँ पे इसको जारी नहीं किया जा सकता है। 24th क्वेश्चन को देखेंगे अब हम, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनके पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो उसकी तो ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? वो की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, he can be removed from his office by a resolution of the Rajya Sabha passed by simple majority and agreed to by the Lok Sabha। उन्हें साधारण बहुमत से पारित राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा द्वारा सहमति से उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये भी जो है गलत दिया गया है, क्योंकि जो है उसके लिए जो है इनके लिए कोई जो भी जो है फॉर्मल इम्पीचमेंट की तो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब ये रेजोल्यूशन जब राज्यसभा से जो है स्पेशल मेजॉरिटी से, जो यहाँ पे सिंपल दिया गया है, ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और उसके बाद अगर लोकसभा भी है, लोकसभा भी अगर उसकी सहमति देती है तो उनको उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। कौन सा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है सही नहीं दिया गया है, नीदर 1 नॉट 2, ठीक है। यहाँ पे सत्य पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 25th क्वेश्चन, पृथ्वी के विपरीत दिशा में महासागरों में समान ज्वारीय उभार किस कारण से विकसित होता है, ठीक है। तो टाइडल बल्ज किससे विकसित होता है? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि केंद्र पसारक बल के जरिए जो है ये टाइडल बल्ज जो है वो दोनों तरफ जो है जो विकसित होता है, ठीक है। तो आंसर क्या है? वो है ए, मतलब कि केंद्र पसारक बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल। सो हमारा अगला क्वेश्चन है 26 और वो हम उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है उसके हमें बताना है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कहती है ये वायु का एक बड़ा पिंड है जिसका तापमान और आर्द्रता सामग्री क्षैतिज रूप से समान है, मतलब हॉरिजॉन्टली यूनिफॉर्म होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। वायु द्रव्यमान मतलब कि एयर मास जो होता है वो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित हो सकता है। तो यहाँ पे केवल उष्णकटिबंधीय इस क्षेत्र में नहीं, ये पोलर रीजन जो है वहां पर भी जो है विकसित हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पर अगर हम कहें तो ये इसको देखें तो ट्रॉपिकल और पोलर रीजन दोनों जगह जो है एयर मास जो है वो विकसित हो सकता है, ये डेवलप हो सकता है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? ये जल निकायों और महाद्वीपों दोनों पर विकसित हो सकता है, ठीक है। वाटर बॉडीज पर भी विकसित हो सकता है और जो है लैंड पर भी विकसित हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा केवल 2, मतलब कि बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही नहीं है, तो यहाँ पे केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वो केवल सही नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं एयर मास के बारे में। अगर एयर मास जब डेवलप किस कंडीशन में होता है? एयर मास जब ऐसी कंडीशन में पैदा होता है जब वहाँ पे जो हवा होती है, जो हवा होती है वो किसी भी सतह पर कुछ देर के लिए ठहरती है, ठीक है। चाहे वो लैंड मास पे हो या फिर वो ओशन में हो या फिर पानी में हो या फिर हम कह सकते हैं कि जो है महाद्वीप में हो, ठीक है। तो जब वहाँ पे कुछ देर ठहरती है तभी जो है ये हमारा जो वायु द्रव्यमान है वो विकसित होता है। और ये जो है उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में विकसित हो सकता है, ठीक है। और ये जो एयर मास है ये ठंडा भी हो सकता है, ये गर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस सतह पर जो है वो जो जितनी भी देर ठहरा था वो किस सतह पर ठहरा था। अगर वो ठंडी सतह पर ठहरा था तो क्या होगा? एयर मास हमारा कोल्ड होगा। और अगर वो गर्म सतह पर था तो हमारा जो एयर मास होगा वो क्या होगा? वो जो है वो हॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो एयर मास है, ठीक है, ये जो है पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन दोनों में हो सकता है, ये हॉट एंड कोल्ड भी दोनों हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि जो है उच्च आर्द्रता वाले समुद्री वायु के द्रव्यमान जो है यहाँ पे जो है भारी वर्षा होने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे जब समुद्री वायु के कारण जो है अगर वो समुद्र पे ठहरता है, जो एयर मास जब बनता है तो उससे क्या होता है? उससे जो है भारी वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है। और जबकि अगर ये महाद्वीप या फिर अगर हम बात करें तो कि जब वो लैंड पे अगर ठहरता है तो ये जो है जो एयर मास होता है वो क्या होता है? ड्राई होता है। तो यहाँ पे 3 बातें निकल के आती हैं। ये वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि वो कहाँ पर ठहरता है, ठीक है। इसी तरह ये कोल्ड और हॉट भी हो सकता है और ये ट्रॉपिकल और पोलर रीजन दोनों जगह ही विकसित होता है।
ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 27th क्वेश्चन, और वो कहता है निम्न में से किस स्थान पर ज्वार भाटे का अनुभव दिन में 4 बार होता है। ठीक है, 4 बार होता है। तो ये कहां पर होता है? ये होता है साउथहैम्पटन में, मतलब कि आंसर क्या है? वो है ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यूजुअली बात करें, जो आमतौर पर जो है ज्वार जो है जो टाइड्स होती हैं वो दिन में जो है 2 ही बार आती हैं, लेकिन इंग्लैंड स्थित साउथहैम्पटन तट पर दिन में 4 बार जो है टाइड्स की स्थिति, टाइड जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तट पर ज्वार युक्त जल, ठीक है, जो कि टाइडल वाटर्स जो हैं वो इंग्लिश चैनल के साथ साथ नॉर्थ सी से भी आते हैं, वो भी डिफरेंट इंटरवल पे। इसलिए यहाँ पर साउथहैम्पटन में क्या दिन में 4 बार टाइडल जैसी जो अवस्था होती है वो देखी जा सकती है। 28th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो महानदी की जो इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है, वो जो शार है वो महानदी की जो है सहायक नदी नहीं है। शार जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। शार किसकी है? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे महानदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो उसमें कौन कौन सी आती है? ईब आती है, मांड आती है, हसदेव आती है। ठीक है, हसदेव और जो है शेवनाथ। ठीक है, ये इसकी जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? महानदी की। अब यहीं अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी आती है? ओंग है, जोंक है और कौन सी है? तेल है। ठीक है, तो ये जो है ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और शार जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। 29th क्वेश्चन अब हम देखेंगे, निम्नलिखित सूचियों का सही से हमें मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जो कुछ पीक्स दी गई हैं और वो किस राज्य में अवस्थित है, हमें उससे उनका मिलान कराना है। तो अगर हम सरकाला देखें, ठीक है, सरकाला जो है वो कौन से स्टेट में है? ये है गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। पारसनाथ जो पीक है ये कहाँ पर है? ये है झारखंड में। सारामती कहाँ पर है? वो नागालैंड में है। और कलसुबाई जो है वो महाराष्ट्र में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी 3142। 30th क्वेश्चन, पूसा बरानी किस फसल की एक किस्म है? ठीक है, पूसा बरानी किसकी किस्म है? वो है सरसों की। ठीक है, पूसा बरानी एक किस्म का सरसों होता है, मतलब कि मस्टर्ड होता है। तो सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों का सही मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है माइनिंग सेंटर्स दिए गए हैं, आयरन और माइनिंग सेंटर्स दिए गए हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, और वो किस राज्य में, हमें उससे उसका मिलान कराना है। ठीक है, तो अगर हम बादाम पहाड़ देखें तो वो कहाँ पर है? वो है हमारा ओडिशा में। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का है ओडिशा, मतलब कि 2। ठीक है, इसके बाद अगर हम सुरगुजा देखें तो सुरगुजा कहाँ पे है? वो छत्तीसगढ़ में है। खम्मन देखें तो वो कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में है। और नोआ मंडी जो है वो झारखंड में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो ओडिशा में बहुत सारे आयरन और माइनिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि बादाम पहाड़ को हम लोग मयूरभंज भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओडिशा की बात करें, ओडिशा में कौन कौन से आयरन और माइनिंग सेंटर्स है? इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, ओडिशा में है बादाम पहाड़ है, संबलपुर है, केंदुझार है, कोरापुत है, कंधाधार है और दैत्री हिल्स है। इसी के बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो वहाँ पे सिंहभूम है, नोआ मंडी है और हजारीबाग है। आंध्र प्रदेश में आयरन और माइनिंग सेंटर्स की बात करें तो वो है अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, खम्मम, नेल्लोर। और छत्तीसगढ़ में यही अगर हम बात करें तो बिलाडेला है, दालीराजहरा है, बिलासपुर है, जगदलपुर है और सुरगुजा है। ठीक है, तो ये कुछ माइनिंग सेंटर्स है, इंपॉर्टेंट माइनिंग सेंटर्स हैं, हम लोग कह सकते हैं आयरन और माइनिंग सेंटर्स। तो इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 32nd क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो यहाँ पे भी एक कीवर्ड जो है हमें उस पर ध्यान रखना है और नॉट करेक्टली मैच को हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइब्स को देखें, ठीक है, तो गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश से में जो जनजाति है वो कहाँ की है? वो हिमाचल प्रदेश की है। कंजर उत्तर प्रदेश की है, बिरहोर मध्य प्रदेश की है, लेकिन कोल कहाँ की है? कोल ट्राइब्स जो है ये राजस्थान की है, बिहार की नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 33rd क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन सूचकांक पर भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसिलियंस इंडेक्स, ठीक है, तो उसमें क्या है? इंडिया की रैंक जो है वो 2nd है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बी। 34th क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर हमें विचार करना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है? इसमें हमें देखना है कि कौन से जो है करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे सही है करेक्ट लिखा है ना, तो हमें यहाँ पे देखना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, हमें उसका चुनाव करना है। तो
पहला देखेंगे, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन के पठार का एक हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा रेंज जो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि डेक्कन प्लेटू का एक हिस्सा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में इसका में विस्तारित हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर फैली हुई है, ये कह सकते हैं। तो सतपुड़ा जो है, ठीक है, ये गुजरात से लेकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात से लेकर पूर्वी भाग, गुजरात के पूर्वी भाग से लेकर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी जो है ये फैली हुई है। तो यहाँ पे ओनली दिया है ना, तो यहाँ पे ओनली में अगर हम देखें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी आना चाहिए था, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होता। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच का जल क्षेत्र बनाती है। ठीक है, वाटरशेड बिटवीन जो है वाटरशेड बनाती है नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में, ये भी सही दिया गया है। अमरकंटक सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर ये जो है ये गलत है, क्योंकि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है केवल कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही हुई, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है, सही कथन का हमें यहाँ पे चुनाव करना है। तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर डिराइव फ्रॉम फूड क्रॉप्स। ठीक है, ये क्या ये फूड क्रॉप से इनको मिलते हैं हमें तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन? नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि थर्ड जनरेशन के बायोफ्यूल किससे हमें प्राप्त होते हैं, वो हमें प्राप्त होते हैं एल्गे से। ठीक है, एल्गे मतलब कि जो काई होती है, या फिर हम कह सकते हैं शैवाल जो होते हैं, उससे हमें जो है ये जो है हमें थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल प्राप्त होता है। और ये जो एल्गे होती हैं, ये कहीं पे भी जो है ग्रो कर सकती हैं, लैंड पर भी और वाटर पे भी। ठीक है, और लैंड पर भी कर सकते हैं, वाटर पर भी कर सकती हैं, और इन्हीं एल्गे से जो है हमें थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो प्राप्त होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को यूज करके जो है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो और इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसके जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, इसमें के जो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन जो है उसको लिया जाता है, और उससे जो है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मतलब केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दी गई है। अब हम 36 क्वेश्चन को देखेंगे। पोंगामिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो पोंगामिया क्या है, पोंगामिया ये एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है। अब हम उसके बारे में जो है कई सारी चीजें हमें बतानी है। ठीक है, और इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो सत्य हैं या फिर सही हैं। इसके तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि यह एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता युक्त पेड़ है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट कैन बी ग्रोन इन नॉन एरेबल लैंड्स। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, पोंगामिया पेड़ को वहाँ पर भी उगाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दी गई है। इसका उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाता है, ये भी यहाँ पर सही है। इसे जलमग्न, क्षारीय और लवणीय मृदा में उगाया जा सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल आर करेक्ट। ठीक है, पोंगामिया जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है करंज नाम से। ठीक है, करंज नाम से भी जाना जाता है, और इसको उगाया ही केवल इसके बायोफ्यूल की वजह से इसको उगाया जाता है, ताकि हम बायोफ्यूल का प्रोड्यूस कर सके, इसीलिए इस पेड़ को जो है वो उगाया जा सकता है। और ये जो पेड़ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा जो हार्श क्लाइमेट्स जो होते हैं उसमें भी उग सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं होती, इसको वहाँ पर भी उगाया जा सकता है। जो सलाइन वाटर है, इसको वहाँ पर भी उगाया जा सकता है। और इसके जो बीज होते हैं उसमें करीब 30 to 40% उनसे ऑयल जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो पोंगामिया के बारे में हम लोग ने इतना कुछ जाना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 37th क्वेश्चन की, और 37th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य बायो रेमेडिएशन विधि नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर है सी, मतलब कि बायोस्पैरेजिंग। ठीक है, 38 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों का सही से मिलान करना है। तो इंस्क्रिप्शन है, और किस रूलर से जो है, किस रूलर के साथ ये जुड़ा हुआ है, हमें उससे इसको मिलान कराना है। ठीक है, तो अगर हम एहोल की देखें, ठीक है, तो एहोल इंस्क्रिप्शन किसका है, वो है पुलकेशिन II का। ठीक है, एहोल किसका है, पुलकेशिन II का है। मंदसौर इंस्क्रिप्शन किसका है, वो है
यशोवर्मन का, ठीक है। भीतरी को अगर हम देखें तो भीतरी जो है वो स्कंदगुप्त का है और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो है वो राजा भोज से जो है एसोसिएटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3412, मतलब कि ए जो है हमारा सही जवाब है यहाँ पर। 39th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो कौन सा जो है वो सही से मेल नहीं खाता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो महाजनपद हैं वो दिए गए हैं और उनकी कैपिटल जो है वो दी गई है। तो हमें देखना है कि ये कौन सा पेयर जो है ये यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो पहली बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जो है कोशाल, ठीक है। कोशाल की कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती थी, बिल्कुल सही दिया गया है। अंगा की क्या थी, वो चंपा थी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन अश्मक की कैपिटल क्या थी, वो शक्तिमती नहीं थी, वो क्या थी, वो थी पाटन, ठीक है, वो थी पाटन। तो हमारा आंसर तो जो है वो सी हो जाएगा और मगध की जो थी वो राजगृह थी, ठीक है। तो इसके बाद हम 40th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों का सही से हमें मिलान करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे वेद दिए गए हैं और उनके जो ब्राह्मण्स थे हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले देखें ऋग्वेद का, ठीक है, तो ऋग्वेद का कौन सा है, ऋग्वेद का है कौटिकी, ठीक है। ऋग्वेद का क्या है, कौटिकी है, मतलब कि 4th। और इसके बाद हम देखेंगे यजुर्वेद का है कपिस्थला। और इसके बाद हम सामवेद को देखेंगे तो वो है कौथुमा। और अथर्ववेद का कौन सा है, वो है गोपद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मतलब कि 4213। 41st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 41 में जो है हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा सी, मतलब कि अक्षपताल, ठीक है। टोल कलेक्टर जो है चुंगी एकत्रण अधिकारी नहीं होता है ये, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 42nd क्वेश्चन, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि कौन से कथन जो है वो यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। तो पहला क्या है, इस अवधि में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। महिलाओं को गहने के रूप में स्त्री धन के साथ संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इस काल में मूर्ति पूजा आम बात हुआ करती थी, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस अवधि के दौरान बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 1st and 3 केवल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे वुमेन को जो है राइट टू प्रॉपर्टी तो दी गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है गुप्ता काल में जो है औरतों को नहीं दी गई थी, वुमेन को नहीं दी गई थी। लेकिन उनका कंप्लीट राइट था उनके स्त्री धन पे, जो कि जो स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार था। लेकिन वो किस रूप में था, वो केवल वस्त्र और आभूषण के रूप में था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार नहीं था, को गहने के रूप में नहीं, ठीक है, गहने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी उनको नहीं दी गई थी। उनका जो स्त्री धन का अधिकार था वो गहने और वस्त्रों के रूप में उनको दिया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। और यहाँ पे इस टाइम पे भी हम देखते हैं तो चाइल्ड मैरिज जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी। तो 4th स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, मतलब कि 1st and 3rd आर द राइट आंसर। इक्तेदारों के पद को किस शासक द्वारा वंशानुगत बनाया गया था, ठीक है, उसको हेरिडिटरी किसने बनाया था, तो ये किसने बनाया था, वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, मतलब कि डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 44th क्वेश्चन को देखेंगे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो शाहजहां के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पर कौन कौन से उसने किस पे किए थे, तो यहाँ पे जो है केवल 1st और 3rd जो है केवल उन पर किया था, बीजापुर और अहमदनगर पे उन्होंने किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो है यहाँ पे सही आंसर है। अगर हम गोलकोंडा को देखें तो गोलकोंडा जो है वो कुली शाह द्वारा इसके जो स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी कुली शाह ने। और जो है औरंगजेब ने जो है इसको गोलकोंडा को जो है औरंगजेब ने जो है इसको कनकर किया था और मुगल एम्पायर में मिलाया था, ठीक है। तो गोलकोंडा जो है इसको औरंगजेब ने किया था और बाकी दोनों को किसने एनेक्स किया था, वो किया था शाहजहां ने, अहमदनगर और बीजापुर का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मतलब कि 1st and 3rd। 45th क्वेश्चन देखेंगे। किस सूफी संत को अखी सिराज के नाम से भी जाना जाता है या फिर अखी सिराज भी कहा जाता है, तो इसमें कौन से होंगे, वो होंगे सी, मतलब कि शेख
उस्मान सिराजुद्दीन। ठीक है, शेख उस्मान सिराजुद्दीन को जो है अकी सिराज के नाम से भी कहा जाता था। और ये कौन से ऑर्डर से थे? ठीक है, ये किस ऑर्डर से थे? ये थे चिश्ती ऑर्डर से। ठीक है, कभी कभी जो है ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो शेख उस्मान सिराजुद्दीन थे वो चिश्ती ऑर्डर से थे। ठीक है, और ये जो है ये निज़ामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे, उनके एक डिसाइपल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है? दीवान इंशा, कानून और व्यवस्था जो थी इनके पास नहीं थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 47 क्वेश्चन, कांग्रेस के किस सन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो है 1931 का कराची सेशन जो था उसमें जो है यहाँ पे मौलिक अधिकारों का रेजोल्यूशन को जो है पास किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी वल्लभ भाई पटेल ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, कराची सेशन 1931 में जो हुआ था। 48 क्वेश्चन, जो घटना पहले हुई उससे शुरुआत करते हुए इन घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर अगर हम तो इसका हम रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट अगर हम देखें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 फरवरी 1946 में। ठीक है, 1946 में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था 25 जून 1945 में। ठीक है, वेवल प्लान की अगर हम बात करें तो वो थी 14 जून 1945, और कैबिनेट मिशन था 24 मार्च 1946। ठीक है, 1946, ये 3 होगा, 24 मार्च। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? वो हो जाता है सी, मतलब कि 3214। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, हमें उसका चुनाव करना है। तो इसके बाद हम पहली स्टेटमेंट देखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट कहती है पाकिस्तान को अलग करने की मांग पर अस्वीकृति दी गई थी इसमें कैबिनेट मिशन में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रांतीय और संघ स्तरों पर 3 स्तरीय कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 50th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं? ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि करेक्टली मैच कौन कौन सा है। तो 50th में अगर हम देखें तो केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट और सेकंड पेयर जो है वो केवल यहाँ पर जो है वो सही दिया गया है। ठीक है, तो जो डेसेनियल सेटलमेंट है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का था, और रेओटरी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? वो थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो के साथ साथ इसमें कैप्टन रीड भी थे। ठीक है, रेओटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में सर थॉमस रो और कैप्टन रीड दोनों का ही श्रेय जाता है। लेकिन महलवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस की थी? महलवाड़ी सिस्टम जो थी वो होल्ट मैकेंजी ने जो है इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड पेयर जो है ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर केवल यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद अगर हम डेसेनियल सेटलमेंट की कुछ बात करते हैं यहाँ पर कि डेसेनियल सेटलमेंट था क्या, तो 1790 में, ठीक है, 1790 में अंग्रेजों ने जमींदार के साथ भूमि कर का 10 साल की अवधि का बंदोबस्त किया था। ठीक है, 1790 में, और इसी को जो है डेसेनियल जैसे कि हम जैसे नाम से पता चल रहा है एक डिकेड की बात हो रही है, तो मतलब 10 साल के लिए सेटलमेंट किया था। और ये जो डेसेनियल सेटलमेंट था, ठीक है, डेसेनियल सेटलमेंट जो था इसी का नाम 1793 में बदलकर क्या कर दिया गया था? वो कर दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो इसको जो है परमानेंट कर दिया गया था। 10 साल के लिए 1790 में तो किया था, लेकिन 1793 में इसको परमानेंट कर दिया गया था। तो इसको 1793 में किस नाम से जाना गया? वो जाना गया परमानेंट सेटलमेंट के नाम से, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। लेकिन उसके पहले डेसेनियल सेटलमेंट की बात हुई थी, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही शुरुआत की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल फर्स्ट और सेकंड पेयर जो है वो करेक्ट दिया गया है। 51st क्वेश्चन की बात करेंगे। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट सत्र में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसको प्रस्तुत किसने किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में? इसको प्रस्तुत किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी थी वो किसकी थी? वो थी दादा भाई नारोजी की। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये थ्योरी तो जो थी वो दादा भाई नारोजी की थी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसे किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था गोपाल
कृष्ण गोखले ने वर्ष 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 52nd क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो सत्य हैं, करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है हमारा कि स्ट्रेची कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान की गई थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। ये भुखमरी की समस्या पर आधारित दूसरा आयोग था। तो ये दूसरा नहीं, ये पहला आयोग ऐसा था जो कि फेमाइन के ऊपर बनाया गया था, वर्ष 1880 में बनाया गया था इसको। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है और इसके द्वारा भारत में अकाल के दौरान खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, मतलब कि ए जो है यहाँ पर सही आंसर है। 53rd क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने विश्व विरासत सूची 2020 के लिए नामांकन किया है। इन नामांकन में निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल शामिल हैं? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्थल शामिल हैं? इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है, धोलावीरा कच्छ गुजरात और डेक्कन सल्तनत कर्नाटक के स्मारक, केवल यही दो जो हैं यहाँ पे इसमें शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसका और ये जो सारनाथ वाराणसी जो है वो ये जो है इसमें शामिल नहीं है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जो इंडिया की टोटल साइट कितनी है? इसमें 38 है। और यहाँ पर जो है रिसेंटली जो है इंडिया ने 2 नॉमिनेशन किए हैं, जो कि है धोलावीरा और दूसरा कौन सा है? डेक्कन सल्तनत कर्नाटक के स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 54th क्वेश्चन की और इसमें हमें देखना है उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो N95 मास्क के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो उसमें क्या कहते हैं कि N95 को मनुष्य के चेहरे पर फिट होने के लिए विशेष डिजाइन किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस श्वसन यंत्र का नाम इसके 95% तक के कणों को रोकने की क्षमता से प्रेरित है। ये भी सही दिया गया है। ये बच्चों द्वारा उपयोग के लिए एक आदर्श उपयोगी उपकरण है। तो यहाँ पर जो है ये थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि जो है N95 मास्क है ये बच्चों के लिए और जो कि ऐसे लोग हैं जिनके की फेशियल हेयर है, बियर्ड है, उनके फेस पे ये जो है ठीक ढंग से जो है फिट नहीं होता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। 55th क्वेश्चन। सुखना झील को किस निकाय द्वारा जीवित संस्था के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर क्या है? आंसर है उसका डी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा जो है इसको एक लिविंग एंटिटी के रूप में घोषित इसको किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 56 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन से कथन इसमें से सही है, मतलब कि करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो है जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से ब्लैक कार्बन उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्लैक कार्बन सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और तापमान को बढ़ाता है। ये भी सही है। ब्लैक कार्बन बर्फ के एल्बिडो प्रभाव को कम करने के लिए जिम्मेदार है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्यूएस का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसमें क्या अर्थ है? इसका है क्वैकरली साइमंड्स जो है इसको कहते हैं। तो बी जो है इसका सही जवाब है। तो और अगर हम बात करें तो जो भारत की जो है 12 इंडियन यूनिवर्सिटी ने जो है क्यूएस रैंकिंग में जो है अपनी जगह बनाई है वर्ष 2021 में। और इसमें अगर हम सबसे ऊंची पोजीशन देखें, ठीक है, जो इंडिया में अगर हम देखें कि सबसे ऊंची पोजीशन किसको मिली है, वो है IIT मद्रास को, जिसको कि 30th रैंक मिली है इस इंडेक्स में। 58th क्वेश्चन की अब हम लोग बात करेंगे और उसमें है भारत ने हाल ही में अमेरिका को लाल चावल की पहली खेप भेजी है। यह चावल किस राज्य में उगाया जाता है? तो रेड राइस कहाँ पर उगाया जाता है हमें वो बताना है। तो ये उगाया जाता है असम में। ठीक है, और इसको लोकली वहाँ पे जो है स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बाओ धन। ठीक है, इसको लोकली वहाँ पे इसका नाम क्या है? बाओधन है। और ये ब्रह्मपुत्र वैली असम में जो है इसको उगाया जाता है। और ये जो चावल है इसमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी कारण से इसका जो कलर है वो जो है वो लाल रंग का होता है। इसके बाद हम देखेंगे 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, सही है।
तो 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, ठीक है। माल ढुलाई के लिए समर्पित 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, ये सही स्टेटमेंट है। ये एक मल्टी मोड नेटवर्क है जिसमें जहाज, रेल और सड़क मार्ग शामिल है, ये भी सही है। वर्तमान में भारत INSTC का हिस्सा नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत है। जो है भारत जो है INSTC का हिस्सा है, और जो है यहाँ पे इसके कई सारे और भी जो हैं मेंबर बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि ईरान, रशिया, टर्की, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, ओमान, सीरिया, यूक्रेन, ये सब भी जो है यहाँ पर जो है इसके INSTC के पार्ट हैं, ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया जो है यहाँ पर जो है जो छाबार पोर्ट है उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इसलिए हम कह सकते हैं भारत जो है INSTC का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 60th क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट प्रायोजक नियुक्त किया है, ठीक है। तो वो कौन है, वो है MPL स्पोर्ट्स, ठीक है। MPL स्पोर्ट्स जो है ये वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक जो है इसका जो है ऑफिशियल किट स्पॉन्सर करेगा। 61st क्वेश्चन, चन्नापटना खिलौने किस राज्य के स्थानिक हैं, ठीक है। चन्नापटना टॉयज जो है कहाँ के, किस स्टेट के इंडिजिनस टॉयज हैं, तो वो है कर्नाटका के, मतलब कि डी जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। 62nd क्वेश्चन, पेंच बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है, तो वो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। 63rd क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, तो वो है सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी है इसका आंसर। तो यहाँ पर अगर हम 63rd क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 64th क्वेश्चन, 2022 में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, मतलब कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और ये जो है इसको 3 महीने के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था। और तो इसको जो है ये होना कब था, ये नवंबर 2022 में होना था, लेकिन इसको 3 महीने पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये वर्ष 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। 65th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, मतलब कि सही है। तो इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए रेटिंग तंत्र शुरू करने वाला तीसरा देश है। तो ये तीसरा नहीं, ये पहला देश ऐसा है भारत, ठीक है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है। NH-48 की पहचान भारत के सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग के रूप में हुई है जो अहमदाबाद को वडोदरा से जोड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मतलब कि केवल जो है सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। 66th क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने एशिया की सबसे बड़ी रिफ्लेक्टिंग दूरबीन स्थापित की है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये नैनीताल में स्थित है। तो डी जो है वो हमारा सही। हमारा अगला क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन, और यहाँ पे 2 सूची दी गई हैं और हमें इसको मैच करना है। तो पहला है मेरठ, ठीक है। तो मेरठ में जो है 1857 की जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें जो है मेरठ से किसने नेतृत्व किया था, वो थे कदम सिंह जी, ठीक है, कदम सिंह। मथुरा में कौन थे, देवी सिंह थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। और सुल्तानपुर से जो है नेतृत्व किसने किया था, उन्होंने शहीद हसन जी ने किया था। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा ए, मतलब कि 2, 3, 4, 1। 68th क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहां पर स्थापित किया था, तो वो था सी, इलाहाबाद में। 69th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच है। तो आंसर हो जाएगा सी, वायाक्यूम सत्याग्रह। वायाक्यूम सत्याग्रह जो है उसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, उसको स्टार्ट किसने किया गया था, वो थे 3 लोग थे। तो ठीक है, पहले कौन थे, पहले थे T.K. माधवन, ठीक है, T.K. माधवन। सेकंड थे के किलप्पन और तीसरे थे K.P. केशव मेनन, ठीक है, K.P. केशव मेनन। इन तीनों ने मिलकर जो है वायाक्यूम सत्याग्रह को स्टार्ट किया था।
तो यहाँ पे जो वी आर शिंदे दिया गया है, ठीक है, वी आर शिंदे जो थे ये किसके फाउंडर थे? ये फाउंडर थे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के। सो प्लीज नोट इट डाउन, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के ये फाउंडर थे। 70th क्वेश्चन, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है। तो पहला क्या है? मुगल सिक्का डिजाइन अकबर के शासनकाल के दौरान जो है और अधिक प्रचलित हो गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शाहजहां ने अपने सिक्कों से कलीमा हटा दी थी। तो ये शाहजहां नहीं थे, ये कौन थे? ये औरंगजेब थे। औरंगजेब जो है वो बहुत ही रूढ़िवादी सोच के माने जाते थे और इसी के चलते उन्होंने अपने जो उनके जमाने के जो सिक्के थे उसमें से कलीमा जो है वो हटवा दिया था। तो यहाँ पे सेकेंड जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब कि ओनली 2। 71st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हमें देखना है कि स्टेटमेंट कौन कौन से ट्रू हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पे पूछा क्या है क्वेश्चन में। नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है, करेक्ट पूछा है, फॉल्स पूछा है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 71st क्वेश्चन, ठीक है, टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सही स्टेटमेंट है। दहसाला प्रणाली में जमीन को रस्सी से मापा जाता था। ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो दहसाला सिस्टम जो है यहाँ ये एक बहुत ही एफिशिएंट रिवेन्यू एंड रिकॉर्ड सिस्टम के रूप में माना जाता है और इसे टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इसमें जो है लैंड किससे मेजर किया जाता था? इससे जो लैंड थे वो बैम्बू पीसेस से इसको नापा जाता था, जो कि बैम्बू पीसेस जो थे वो जो है लोहे के छल्ले से जो है कनेक्टेड होती थी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि ए, मतलब कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 72nd क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है सी, विटामिन B12। ठीक है, सी, विटामिन B12। इसके बाद हम 73rd क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों का सही से हमें मिलान करना है और पहला है जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है चंबल नदी पर। दुलहस्ती परियोजना किस पर बनाई गई है? वो बनाई गई है चिनाब नदी पर। निजाम सागर परियोजना जो है वो मंचरी नदी पर बनाई गई है और शिवा समुद्र परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर बनाई गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा D, 3, 4, 1, 2। 74th क्वेश्चन, थायमिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ट्रू दिए गए हैं। तो थायमिन B कॉम्प्लेक्स का एकमात्र विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये गलत दिया गया है क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और जो विटामिन बी में बहुत सारे होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, तो इसमें से ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो कि फैट सोल्यूबल हो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, थायमिन इंजेक्शन स्मृति विकारों के इलाज के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, मेमोरी अगर डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें भी जो है थायमिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। थायमिन को आमतौर पर विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये भी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2D, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 75th क्वेश्चन। अच्छा, तो हम देखें तो थायमिन को आमतौर पर विटामिन B2 के रूप में नहीं जाना जाता, विटामिन B1 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी जो है रॉन्ग है। तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करेंगे 75th क्वेश्चन में। आयोडीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो आयोडीन के बारे में और हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसमें आयोडीन इज क्लासिफाइड एज हेलोजन के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आयोडीन आसानी से ठोस से गैसीय अवस्था में बदल सकता है और बैंगनी वाष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो है पर्पल वेपर्स जो है ये उत्पन्न करता है। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों का सही से हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं यहाँ पे हमें आइसोटोप्स दिए गए हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो वो किस लिए यूज होते हैं हमें वो देखना है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है? आयोडीन 131 दिया गया है। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये थायराइड कैंसर में जो है इसका यूज होता है।
स्ट्रॉन्टियम 89 जो है इसका यूज़ जो है वो अस्थि कैंसर या फिर बोन कैंसर में यूज़ होता है। इसके बाद हम ईथ्रियम 90 देखें तो वो यकृत कैंसर या फिर लीवर कैंसर के लिए यूज़ होता है। और फॉस्फोरस 32 जो है वो ब्लड कैंसर में यूज़ होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि 2, 3, 4, 1। ठीक है, तो जैसा कि आयोडीन 131 जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो होता है थायराइड कैंसर के लिए। ठीक है, इसके बाद हम 77वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, नॉट ट्रू दिया गया है, तो इसको ध्यान में रख के ही हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टैंड अप इंडिया वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग इन 2016। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। ये किसने, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है इसको अप्रैल 2016 में तो लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वो थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है इस योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस योजना के तहत 80% से अधिक खाता धारक महिलाएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी और उसमें पाया गया है जो स्टैंड अप इंडिया की जो स्कीम है उसमें 80% से अधिक जो है खाता धारक कौन है, वो महिलाएं हैं। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही सही दिया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि केवल पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यहाँ पर गलत दी गई है। 78 क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2020 पहल निम्नलिखित में से किस रोग को खत्म करने से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, मतलब कि मलेरिया। मलेरिया जो है इसको मई 2015 में, ठीक है, WHO ने जो है एक ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी को जो है यहाँ पे एंडोर्स किया था, जिसका कि उन्होंने एम रखा था कि 2015 से लेकर 2030 तक जो है मलेरिया का जो है उन्मूलन कर देना है ग्लोबल लेवल में। और इंडिया जो है, इंडिया ने क्या एम किया है, इंडिया ने एम किया है कि 2025 तक मलेरिया को वो इराडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, मलेरिया। अगर हम WHO के उससे देखें तो उनका लक्ष्य है जो है वो है कि 2030 तक इसका उन्मूलन करना है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लक्ष्य रखा है 2025 तक की मलेरिया का जो है एलिमिनेट कर देंगे। 79th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग जो हैं जीवाणु जनित हैं, मतलब कि बैक्टीरिया से कौन कौन से जो हैं वो कौन कौन से डिजीज जो हैं वो होते हैं। तो केवल जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ हैं, मतलब कि स्कारलेट फीवर, डिप्थीरिया और जो एंथ्रेक्स है, ये जो है ये बैक्टीरिया से होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मतलब कि 1, 2 and 5 जो है केवल बैक्टीरियल डिसीज हैं। 80th क्वेश्चन, द मेटल यूज टू प्रोड्यूस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इन कॉन्ट्रासेप्शन इज, इसका आंसर क्या है, कौन सा मेटल यूज किया जाता है, वो किया जाता है सी, मतलब कि तांबा या फिर हम कॉपर कह सकते हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर मिलता है। ठीक है, फर्टिलाइजर इन मैमल्स टेक प्लेस इन कहाँ पर होता है। 81st का आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। 82nd क्वेश्चन, दो सूची दी गई हैं, दो लिस्ट दी गई हैं और हमें उनका मिलान करना है। तो 82nd में अगर हम देखें तो जीभ की नोक, ठीक है, टिप ऑफ द टंग से हमें कौन सा टेस्ट मिलता है, हमें ये बताना है कि यहाँ पे टंग के ना अलग अलग भाग दिए गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमें अलग अलग टेस्ट आते हैं उसके लिए। ठीक है, तो अब हमें उसको देखना है। तो अगर हम पहली बात करें, जो जीभ की नोक, जो टिप ऑफ द टंग होता है, उससे हमें जो है स्वीट टेस्ट जो है हमें पता चलता है। पोस्टीरियर सेंट्रल मार्जिन, ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है बिटर टेस्ट। और जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है उससे हमें सार टेस्ट या फिर खट्टा पता चलता है। और एंटीरियर मार्जिन जो है वो सॉल्टी टेस्ट, उससे हमें पता चलता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, मतलब कि 2, 4, 1, 3। 83rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी इसमें से नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत प्रवाह जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, चलो आंसर तो ए हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आंसर तो हो गया। अब हम देखेंगे कि आखिर जो वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी भौतिक राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको कि मापा जा सकता है, ठीक है, वह राशियाँ जिनको कि मापा जा सकता है, या फिर जिनमें दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें जो केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटी के बारे में बताया है। 84th क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो पहला क्या है, इसमें है नारियल जो है उसका एंडोस्पर्म भाग जो है उसको खाया जाता है, टमाटर का पेरिकार्प है, वुड एप्पल, ठीक है, वुड एप्पल जो है इसमें क्या है, ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि वुड एप्पल का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, वो होता है, उसको कहते हैं मीसोकार्प या फिर एंडोकार्प, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मीसोकार्प या फिर एंडोकार्प उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, वो हमारा हो गया सी, ठीक है। इसके बाद हम 85th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ट्रू दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डीडीटी का अर्थ जीवन काल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में समशीतोष्ण क्षेत्र में दीर्घ होता है, ठीक है। जो हाफ लाइफ होती है, इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ जो होती है डीडीटी की, वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होती है और ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो कम होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। इंडिया स्टिल परमिट्स यूज ऑफ डीडीटी, ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स में जाएंगे। तो हाफ लाइफ का पहले तो मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कितना वक्त लगता है उस केमिकल को मतलब कि उसकी क्वांटिटी की जितना क्वांटिटी हमने लगाया है उसकी आधी क्वांटिटी को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो उस केमिकल को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, तो उसको कहते हैं हम हाफ लाइफ। तो टेम्परेट रीजन में अगर हम देखें तो हाफ लाइफ डीडीटी की जो है वो 10 से 15 साल भी हो सकती है, लेकिन यहीं तो 10 से 15 साल भी हो सकती है, लेकिन यहीं अगर ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन में जो डीडीटी की हाफ लाइफ होती है वो 6 से 8 महीने तक होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेट रीजन में जो हाफ लाइफ जो होती है डीडीटी की बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो है जो हाफ लाइफ किस पर डिपेंड करता है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि किस तरह के सॉइल में डाला गया है, टेम्परेचर क्या है वहाँ का, उस जो भी मिट्टी है उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। और इंडिया जो है डीडीटी के यूज़ को परमिट तो करता है, लेकिन केवल मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, ठीक है, केवल मॉस्किटो कंट्रोल के लिए केवल उसको के यूज़ के लिए केवल परमिट किया जाता है, उसको खेतों में नहीं डाला जा सकता, इंडिया उसके लिए परमिट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, और ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, ऑक्सीमेटाजोलिन इज यूज्ड इन नेजल डीकंजेशन स्प्रेज, नाक के उपचार में प्रयुक्त वाले स्प्रे में ऑक्सीमेटाजोलिन का उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही दिया गया है। कारण क्या दिया गया है, ऑक्सीमेटाजोलिन बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। तो यहाँ पे ये जो है कारण जो है इसका गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि ए तो सत्य है, लेकिन हमारा जो रीजन यहाँ पर दिया गया है वो गलत है। ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है, और इसके साथ साथ एक और केमिकल जो है स्यूडो एफेड्राइन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्यूडो एफेड्राइन, ठीक है। ये दोनों ही केमिकल जो है ये नेजल स्प्रेज में यूज किया जाता है। और ये दोनों जो केमिकल्स होते हैं क्या करते हैं, ये जो हमारे नोज में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उसको श्रिंक कर देते हैं, उसको सिकोड़ देते हैं। ये किसी भी प्रकार की एलर्जी और कोल्ड को जो है यहाँ पर जो है इसको क्योर करने का काम नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर रीजन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो है एक सेलाइन नेजल स्प्रे होता है, ठीक है, सेलाइन नेजल स्प्रे, जिसमें कि वाटर, स्टेरिलाइज्ड वाटर और नमक, सॉल्ट का उपयोग होता है। और ये वाला जो स्प्रे होता है, इससे ये स्प्रे जो है ये जो बैक्टीरिया होता है उनकी वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो सेलाइन नेजल स्प्रे जो है वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, ना कि ऑक्सीमेटाजोलिन वाला नेजल स्प्रे, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87th क्वेश्चन, और यहाँ पे भी जो है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है।
असर्शन क्या कहता है, बर्फ पिघलने से वैश्विक ताप में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। इसका कारण क्या है, मिथेन की बड़ी मात्रा जमी हुई मृदा के नीचे फंसी हुई है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही रीजन दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए। ये सही बात है कि जितना भी हमारा जो आइस है उसके नीचे जो है बहुत सारी जो मिथेन गैस है वो ट्रैप है, और अगर बर्फ पिघलती है तो ये जो मिथेन गैस होती है ये एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मिथेन गैस होती है वो क्या होती है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस अगर एनवायरनमेंट में रिलीज होगी तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही सही दिए गए हैं, और रीजन जो है वो असर्शन की सही से व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 88th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है केवल 2 और 3, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में जो है यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर एल्टीट्यूड में जाते ही जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो तापमान होता है वो भी और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रोपोस्फीयर की, ठीक है, सबसे पहली लेयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर में अगर हम एल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड जो है बढ़ता रहेगा तो टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम पहाड़ियों पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम होने लगता है, ठंडा होने लगता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, एल्टीट्यूड जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, वो होगा इंक्रीज। इसके बाद आती है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में भी एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर भी जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। और इसके बाद अगर हम थर्मोस्फीयर की बात करें तो एल्टीट्यूड के साथ जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो हमारा आंसर क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इन दोनों में ही ऊंचाई के साथ जो है हमारा तापमान जो है वो बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मतलब कि 2 and 3 द राइट आंसर। इसके बाद 89th को देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, डी। 90th क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जो कई सारे एक्ट लेके आए गए थे अपनी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो उसको हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा एक्ट को लेकर आया गया था। तो अगर हम बात करें एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, तो ये कब लाया गया था, ये लाया गया था 1981 में। इसके बाद वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लेकर आया गया था 1974 में। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में लाया गया था, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में लेकर आया गया था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, मतलब कि 2413। 91st क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और इसमें हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, ट्रू हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके तहत वन्यजीव सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत जीव, पादप और मछलियां सभी आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, फिशर्स भी आते हैं, सब कुछ सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 92nd क्वेश्चन, स्थानीय वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए कौन कौन से अधिकृत निकाय हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से अधिकृत निकाय हैं, वो है पंचायत, ठीक है। पंचायत को जो है हु इज ऑथराइज टू मैनेज लोकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसको कौन कर सकता है, वो पंचायत जो है लोकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कौन करता है, वो पंचायत करती है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो स्टेट्स ने, ठीक है, स्टेट्स को अलाउ कर दिया गया कि वो लोकल पंचायत में इन्वेस्ट करे और उनको ये अथॉरिटी दे कि वो लोकल फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 93rd क्वेश्चन, और इसमें है 2 सूची दी गई है और यहाँ पर हमें उसका मिलान करना है। तो अगर हम देखें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, वो होता है विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, वो होता है 5 जून को, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे आर्द्रभूमि दिवस कब होता है, वो होता है 2 फरवरी को। वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 3412।
94th क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो हमें सूची दी गई है, ड्रग दिया गया है और वो किस प्लांट से जो है प्राप्त होता है हमें वो बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे गॉसिपल। गॉसिपल जो है ड्रग जो है वो किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है कपास से या फिर हम कह सकते हैं कॉटन से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्विनीन। क्विनीन किससे प्राप्त होता है? वो होता है येलो सिंकोना से। इसके बाद हम देखेंगे कोडाइन। कोडाइन जो है वो पॉपी से प्राप्त होता है और कोकेन जो है वो कोकोआ से प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4213, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य हैं, करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के साथ संरक्षण और सामुदायिक आरक्षण शुरू किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तिरुपति मारथुर भारत में पहला संरक्षण रिजर्व है। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व इन इंडिया सबसे पहले कौन सा था? तिरुपति मारथुर। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। एक और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 96 फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है और असर्शन कहता है वॉल्केनिक इरप्शन क्रिएट्स क्लाउड्स विच ब्लॉक सम ऑफ द सन्स रेडिएशन। ठीक है, वॉल्केनिक जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे कई सारे जो है धुआं निकलता है, वो बादल बन जाता है और जो है वो सूर्य के विकिरण में से कुछ विकिरण को जो है वो रोक देता है। बिल्कुल सही कथन है। कारण क्या दिया गया है? इसका कारण दिया गया है कि एक ज्वालामुखी सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है और सल्फर सूर्य के विकिरण को अवरुद्ध करता है। ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है रीजन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, मतलब कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही से व्याख्या भी करता है। हमारा 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कीवर्ड क्या है? नॉट करेक्ट। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला स्टेटमेंट देखें, ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल होने वाले ऑयल केक जल में घुलनशील होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ऑयल्स जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो ऑयल केक भी जो है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया गया है। बोन मील कंटेन्स पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो बोन मील में जो पोटेशियम नहीं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है, और कुछ मात्रा में जो है इसमें नाइट्रोजन भी शामिल होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पे गलत दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? नीम कोटेड यूरिया मृदा में नाइट्रोजन के निर्गमन की गति को मंद कर देता है, स्लोज डाउन द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 98th क्वेश्चन। 98th क्वेश्चन में जो है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है और 98 क्वेश्चन कहता है ऑर्गेनिक मैन्योर मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फील्ड बिफोर सोइंग। बुआई से पहले जैविक खाद को खेत में मिलाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और सेकेंड रीजन क्या दिया गया है? जैविक खाद मृदा को अधिक जल धारण करने में सक्षम बनाता है और मृदा की जल निकासी में भी सुधार करता है। ठीक है, तो ये जो रीजन जो दिया गया है ये सही तो दिया गया है, लेकिन ये सही से जो है असर्शन को की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है उसको फील्ड में जो है, जो भी हमारा जो खेत है उसमें जो है उसकी बुआई के पहले तो लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है? ये जो है इसमें क्या होता है? ये पोषक तत्व जितने भी होते हैं उसमें उसको जो सॉइल होता है उसको धीमी गति से उपलब्ध कराता है। इस कारण से जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसको बुआई के पहले ही लगाना चाहिए, ताकि जो हमारे जो प्लांट्स हैं जब तक में वो तैयार हो उनको जो है न्यूट्रिएंट मिलना शुरू हो जाए। तो इसलिए इसका जो कारण है, रीजन है, जो यहाँ पे गलत दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इसका जो फैक्ट है जैविक खाद मृदा के बारे में कि जल धारण को कि जो जैविक खाद है जो मृदा को अधिक जल धारण करने में सक्षम बनाता है और मृदा की जल निकासी में भी सुधार करता है, ये इसका एक फैक्ट तो है। ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसको सही असर्शन को सही से इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम देखेंगे 99 क्वेश्चन। शरीर का कौन सा हिस्सा पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है? तो वो कौन सा हिस्सा है? वो है तिल्ली, मतलब कि स्प्लीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। ठीक है, 100 क्वेश्चन। इंटरफेरॉन हमारे शरीर में किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करता है? ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स जो होते हैं ये जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी सेल्स जो है बनाती है। इंटरफेरॉन जो है कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन होते हैं जो विषाणु ठीक है, जो जितने भी वायरसेस होते हैं उनके प्रतिरोध में एक प्राकृतिक रक्षा के रूप में कार्य करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वायरस, मतलब कि ए इज द राइट आंसर।
101st क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों का सही से हमें मिलान करना है। तो बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं यहाँ पे, और वो कौन सी डिजीज के लिए वो टेस्ट होता है, हमें उससे जो है इसको जो है मैच करना है। तो अगर हम देखें तो विडाल टेस्ट किस लिए होता है? विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए। तो अगर किसी को टाइफाइड का पता लगाना है तो कौन सा टेस्ट कराया जाएगा? वो कराया जाएगा टाइफाइड का टेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराते हैं तो उससे क्या पता चलेगा? उससे पता चलेगा कि HIV से कोई व्यक्ति जो है संक्रमित है कि नहीं है। टूर्निकेट टेस्ट जो है, टूर्निकेट टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है? वो डेंगू के लिए होता है। और मॉन्टुक्स टेस्ट जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, मतलब कि 3, 4, 1 एंड 2। इसके बाद 102nd क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। और असर्शन क्या कहता है? सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सही कथन है कि जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उसको हमेशा पूर्व दिशा में ही लॉन्च किया जाता है। और इसका रीजन क्या दिया गया है? इसका रीजन है सैटेलाइट्स अटेन एस्केप वेलोसिटी एज द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर पलायन वेग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे रीजन भी जो है वो सही दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए की ये ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है रीजन जो है वो ए की सही से व्याख्या भी करता है। 103rd क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा भूमि के पौधे हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है, या दोनों पाया जाता है, या कुछ भी नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या है? इसमें जो है ब्रायोफाइटा जो है ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो कि सतह पर पाए जाते हैं, और इनमें जो है ट्रू रूट्स नहीं होती, ना ही इसमें स्टेम होती है, ना ही इनमें लीव्स होती हैं। और साथ साथ इसके ब्रायोफाइटा में ना जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 104th क्वेश्चन, किस गुणसूत्र के जोड़े में असामान्य कोशिका विभाजन के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम कौन से में होता है? तो अगर 21वें, ठीक है, अगर 21वें क्रोमोसोम में अगर एक और जो है क्रोमोसोम जो है अगर आ जाता है तो उससे क्या होता है? उससे हो जाता है डाउन सिंड्रोम, उस कारण से होता है, ठीक है। तो जब एक अतिरिक्त गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र में जोड़ा जाता है तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। और डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से जो है मानसिक रूप से जो है बहुत अच्छे से वो डेवलप नहीं कर पाता है, और उसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी उभरी हुई होती हैं, और उसकी जो शारीरिक संरचना है वो भी थोड़ी सी अनियमित पाई जाती है। तो ये होता है हमारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे, अगर 13th, ठीक है, अगर ये 13वें क्रोमोसोम के पेयर में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो उससे कौन सी डिसीज होती है? उससे होती है पटाउस सिंड्रोम, ठीक है। पटाउस सिंड्रोम होता है। और जब हमारे 11th ऑटोसोमल क्रोमोसोम में अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है तो इससे होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इससे होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया। तो इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मतलब कि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। 105th क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें क्या बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है? ऑलिगोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। ऑलिगोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, सही दिया गया है। और पॉलीसैकेराइड अघुलनशील और बेस्वाद होते हैं, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। 106 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में रूस ओपन स्काई संधि से पीछे हट गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। हमें सत्य कथन का जो है यहाँ पर चुनाव करना है। तो यहाँ पे ओपन स्काई ट्रीटी से जो है अब हाल ही में जो है रूस जो है उससे पीछे हट गया, उसने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को, बिल्कुल सही है। भारत ओपन स्काई संधि का सदस्य है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है 2000 में ओपन स्काई संधि लागू हुई थी। तो यहाँ 2000 में नहीं, ये कब लागू हुई थी? 2002 में लागू हुई थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए की केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है।
107th क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें ट्रू स्टेटमेंट्स का यहाँ पर चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट है ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रीट लाइटनिंग कार्यक्रम है। तो ये एक स्ट्रीट लाइटनिंग कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है सस्टेनेबल हाउसिंग डेवलप करने के लिए यहाँ पे योजना है। ठीक है, सस्टेनेबल हाउसिंग करने के लिए जो योजना है उसका नाम है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसका निर्माण देश भर के 6 स्थानों पर किया जाएगा। बिल्कुल सही कथन है। उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो अंडर लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ठीक है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है 1000 सस्टेनेबल हाउसिंग को डेवलप कराया जाएगा, जिसमें कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा और यहाँ के लोकल जो क्लाइमेट है, इकोलॉजी है, उसको ध्यान में रखते हुए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सस्टेनेबल हाउसिंग को बनाया जाएगा। कितने हाउसेस को बनाया जाएगा? 1000 हाउसेस को बनाया जाएगा और ये 6 जगहों पर बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला में, झारखंड में रांची में, मध्य प्रदेश में इंदौर में, गुजरात में अगर हम बात करें तो राजकोट में इसको स्थापित किया जाएगा और तमिलनाडु में जो है वो चेन्नई में इसको लगाया जाएगा। तो ये 6 जगहों पर जो है लगाया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 108th क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक है, तो ये कहाँ पर की गई है? इसका आंसर है सी, मतलब कि शिलोंग में। ठीक है, 109th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें हमें देखना है कि कौन से कथन जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो अगर हम पहला देखें, भारत में सबसे प्राचीन कृषि साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश से मिले हैं। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, जो महाजनपद की जो हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें से 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट 110th क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो वो किस पर है? वो है महानदी के डेल्टा पे। ठीक है, पारादीप पोर्ट जो है वो किस पे है? वो महानदी पोर्ट, वो महानदी के डेल्टा पे स्थित है। 111th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना आर रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कौन कौन से हैं? वो है 1 और 3 केवल। ठीक है, केवल 1 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी यहाँ पर, मतलब कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और रॉड इनसाइड वाटर सीम्स टू बी बेंड। पानी के अंदर एक छड़ जब मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केवल 1 and 3। 112, किस हार्मोन का संबंध जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म की समस्या से है? ठीक है, जाइजेंटिज्म होता है कि जब जो है किसी की हाइट जो है कि जब अधिक लंबी हो जाती है, और बौनेपन होता है जब किसी की हाइट जो है वो काफ़ी छोटी रह जाती है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें प्रॉब्लम होती है, तब जो है ऐसी हमें समस्या जो है वो देखने को मिलती है? तो इसका आंसर है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो कि हमारे जो है और ये हार्मोन जो होता है ये हमारी बोन्स को भी रेगुलेट करता है। उसकी ग्रोथ को, जो हमारी बोन्स की जो बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। और जब इसका एक्सेस सिक्रेशन होता है, ज़रूरत से अधिक स्राव होता है, तो इससे क्या होता है? इससे जो है जाइजेंटिज्म, मतलब कि हाइट बहुत लंबी हो जाती है, ऐसी बीमारी होती है। और जब इसका स्राव या सिक्रीशन हम कहेंगे कम होता है, तो इससे क्या होता है? इससे होता है बौनेपन की समस्या। 113th क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानवों के मूत्र में उत्सर्जित होता है? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है डी, मतलब कि विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो विटामिन बी के साथ आंसर जो है विटामिन सी भी होगा, क्योंकि विटामिन बी और सी जो है ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये जब वाटर सोल्यूबल होते हैं, इस कारण से जो है ये यूरिन के द्वारा जो है एक्सक्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सी, और विटामिन बी और सी ये दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ी है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो बी और सी दोनों ही होगा।
114th क्वेश्चन की बात करेंगे। 114th क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है और यहाँ पे जो है किसके स्टडी को क्या कहा जाता है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो 114th में है कि हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को, या फिर हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ऊतक को। ठीक है, जो ऊतक की जो पढ़ाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसके बाद पोमोलॉजी को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी जो है उसको हम जो फ्रूट्स की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं। कॉन्कोलॉजी जो है वो मोलस्क की स्टडी को कहते हैं और फाइकोलॉजी जो है वो एल्गी की स्टडी को कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर यहाँ पे हमारा होगा बी, मतलब कि 2, 4, 1 and 3। 115th क्वेश्चन, वह कौन सा विटामिन है जिसे एक हार्मोन भी माना जाता है। तो ये विटामिन है विटामिन डी। ठीक है, इसको एक हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। 116th क्वेश्चन, और इसमें हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू NSS द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 77.7%। ये यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, सभी सामाजिक समूहों के बीच महिला साक्षरता औसत से कम रही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल लिटरेसी जो है ये जो है केवल जो है SC, ST और OBC ग्रुप में, ठीक है, SC, ST और OBC ग्रुप में जो है ये महिला साक्षरता जो है वो औसत से कम रही है। तो ये सभी समूहों में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। 117th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट्स का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत 35वें स्थान पर है। ठीक है, 35वें नहीं, ये कितने कौन से स्थान पे डेमोक्रेसी इंडेक्स में 53rd पे है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत को इस सूचकांक में त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फ्लॉड डेमोक्रेसी के रूप में जो है इंडिया को इसमें वर्गीकृत किया गया है। ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा बी। 118th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो इसमें जो है पहला है कि कर्नाटक ने मूलभूत आवश्यकता सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स में कर्नाटक ने पहला स्थान नहीं, केरला ने पहला स्थान जो है हासिल किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे गलत हो गई। बेयर नेसेसिटीज इम्प्रूव्ड अक्रॉस ऑल स्टेट, सभी राज्यों में उपरोक्त आवश्यकताओं में सुधार हुआ है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 119th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है, गोकर्णनाथ टेम्पल, गोकर्णनाथ टेम्पल कहाँ पर है, ये लखीमपुर खीरी में है, गोरखपुर में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 120th क्वेश्चन, तो इसमें जो है बहुत सारे जो है लेक्स दिए गए हैं और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, हमें वो बताना है। ठीक है, तो 120 देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे बरुआ सागर। ठीक है, अगर हम बरुआ सागर देखें तो वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो है झांसी में लोकेटेड। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, वो झांसी में लोकेटेड है। इसके बाद बेला सागर देखें तो वो महोबा में है। करेला जो है वो लखनऊ में है और सुरहताल जो है वो बलिया में स्थित है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 128 का सी हो जाएगा, 3142। ठीक है, 3142 जो है इज द राइट आंसर। 121st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, इसमें है सेकंड शाहजहांपुर, जो है वुड एंड कार्व्ड गुड्स के लिए, जो कि यहाँ पर जो है इसलिए जो है यहाँ पर इसके लिए जो है फेमस नहीं है। शाहजहांपुर जो है वो किस लिए फेमस है, तो शाहजहांपुर में जो ODOP अगर हम बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर जरी जरदोसी का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ये फेमस है, जरी जरदोसी के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा बी। तो ये वाला पेयर जो है यहाँ पर सही से मिलान इसका नहीं है। 122nd क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हमें वो बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है भारत ने वर्ष 2020-21 में चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। कृषि ही एकमात्र क्षेत्र है जहां पर अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि जो करंट अकाउंट सरप्लस है, इंडिया ने जो है 2020
2021 में जो है दर्ज तो किया है, लेकिन ये जो है 17 साल के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, 17 साल के बाद ऐसा हुआ है। और एग्रीकल्चर ही केवल ऐसा सेक्टर है जिसने कि यहाँ पर जो है वृद्धि को जो है दर्शाया है, वृद्धि हुई है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी वृद्धि हुई है? 3.4% की। ठीक है, 3.4% की जो है ग्रोथ हुई है। इसके अलावा अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें जो है 9.6% की गिरावट देखी गई है और सर्विस सेक्टर में जो है 8.8% की जो है गिरावट देखी गई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिसको कि आप जरूर से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज 123rd क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों का सही से मिलान करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम माउंट विटनी को देखें, ठीक है, कुछ पीक्स दी गई हैं, उनके कौन सी पर्वत श्रृंखला की वो पीक्स हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो माउंट विटनी जो है, माउंट विटनी किसकी है? वो सियरा नेवाडा की, सियरा नेवाडा माउंटेन रेंज की एक पीक है। सेकेंड इज माउंट चिम्बोराजो। माउंट चिम्बोराजो जो है वो एंडेस की एक पीक है। माउंट ब्लैंक जो है वो एल्प्स की पीक है और माउंट दामावन जो है वो एल्ब्रिस की जो है एक पीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा 2, 3, 4 and 1। 124th क्वेश्चन। विट वाटर सैंड इज फेमस फॉर। विट वाटर सैंड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये माइका के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये माइका के लिए प्रसिद्ध एक खान है। इसके बाद हम 125th क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो वो कौन सा है? वो है लानोस। ठीक है, लानोस जो है ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो है वो एक उदाहरण है। 126 क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन का जो है वहां यहाँ पे चुनाव करना है। तो इसमें क्या है? इसमें पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है राज्य चुनाव आयोग एक एकल दलीय सदस्यीय आयोग है। ये भी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है राज्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, मतलब कि 1 and 2 जो है यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। 127th क्वेश्चन को देखेंगे अब हम लोग और यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से कथन जो है वो यहाँ पर सही दिए गए हैं। दांडी मार्च एक कर प्रतिरोध अभियान था। ठीक है, टैक्स रेजिस्टेंस कैंपेन था। ये सही दिया गया है। ये विरोध चाय पत्तियों के निर्माण और बिक्री पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ शुरू किया गया था। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ये मोनोपोली, जो ब्रिटिश की मोनोपोली थी सॉल्ट के लिए, ठीक है, ये विरोध भारत में जो सॉल्ट है उसके निर्माण और बिक्री पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एकाधिकार था उसके खिलाफ शुरू किया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। 128 क्वेश्चन। सांगे ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये एंडीज पर्वत के पूर्वी तरफ स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत के पूर्वी तरफ स्थित है और ये जो है इक्वेडर के मध्य भाग में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि इक्वेडर। 129 क्वेश्चन। सिंगरौली कोयला खदान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये जो है सोनभद्र में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी, सोनभद्र। 138 क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A किस दर्रे से होकर जो है वो गुजरता है? तो वो है बी, मतलब कि बनिहाल पास या फिर बनिहाल दर्रा भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये श्रीनगर से लेकर जम्मू को कनेक्ट करता है। ठीक है, और जो हमारा नेशनल हाईवे 1A है वो यहीं से गुजरता है। 131st क्वेश्चन। जल्द से शुरू करते हैं, मतलब कि स्टार्ट अर्लीस्ट, मतलब कि शुरू से शुरुआत करते हुए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? 131 का आंसर क्या होगा? वो होगा सी, मतलब कि 1, 3, 2 and 4। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था भील रिवॉल्ट, उसके बाद हुआ था कोल म्यूटिनी, उसके बाद हुआ था खोंड विद्रोह और सबसे लास्ट में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1। हमारा अगला क्वेश्चन है 132nd क्वेश्चन और इन नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है, अगर सबसे पश्चिम की बात करें तो सबसे पहले आएगी तिस्ता, फिर आएगी सुबनसिरी रिवर, फिर है दिहांग रिवर और फिर है लोहित रिवर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1, 2, 4 and 3। 133rd क्वेश्चन। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती हैं? तो वो है सी, कर्ण प्रयाग पे। 134th क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग ब्रीथलाइजर में किया जाता है? ब्रीथलाइजर क्या होता है? जो कि
अगर हम देखें तो ट्रैफिक पुलिस या फिर जो सड़कों पे जो पुलिस रहती है वो जब वो यूज़ करती है जिससे कि पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहा है, तो वो जो ब्रीथेलाइजर होता है उसमें कौन से केमिकल यूज़ होता है, उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ किया जाता है। तो ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, और जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हरे रंग में बदल जाता है। तो आंसर क्या है? आंसर है ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 135 क्वेश्चन, लिंक बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, मतलब कि बी यहाँ पर सही जवाब है। 136 क्वेश्चन, भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किन शहरों के बीच बनाया गया है? तो आंसर है ए, दिल्ली मेरठ, ठीक है, दिल्ली मेरठ, जिसपे कि कार्य अभी भी चल रहा है। 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कीवर्ड क्या है? नॉट करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वो होगा बी, मतलब कि खड़ा नाच, जो कि मणिपुर से नहीं, ये मध्य प्रदेश का लोकल एक डांस है। 138 क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 पर भारत की रैंक क्या है? तो उसका आंसर है बी, 94। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% पॉपुलेशन जो है वो जो है अल्प पोषित है, वो अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन है। इसके बाद अगर हम 139 क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत में किस भाग्य अभ्यारण्य को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसको हम कह सकते हैं टाइगर इंटू 2, ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन है इसको जो है दुगनी कर दी गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या है? वो है सी, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर 10 साल का लक्ष्य रखा गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को जो दुगना करना है, लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने जो है 4 साल में ही ये लक्ष्य को पूरा कर लिया है, और इसी के चलते जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को इंटरनेशनल अवार्ड ये दिया गया है। 148 क्वेश्चन, आयोडीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है बी, लैमिनेरिया, ठीक है, लैमिनेरिया को जो है ब्राउन एल्गे भी कहा जाता है, ठीक है, ब्राउन एल्गे भी कहा जाता है, या फिर हम इसको कैल्प भी कह सकते हैं। और इसमें जो है इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर जो है आयोडीन, पोटैश और सोडियम जो है ये इसमें समृद्ध होता है, और ये जो है यहाँ पे जो लेमिनेरिया जो है ये आयोडीन का सबसे बड़ा एक्यूमुलेटर होता है, और ये जो है सी वाटर से जो है आयोडीन को जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम 141 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर है सी, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद हम 142 क्वेश्चन पे आते हैं, और उसमें है यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके कारण कौन सी बीमारी होती है, डिजीज होती है, हमें उसके साथ मैच करना है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें कैडमियम से, ठीक है, तो कैडमियम से जो है इटाई डिजीज होती है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होती है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और मरकरी से कौन सी डिजीज होती है? मिनामाता डिजीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3, 4, 1 एंड 2। 143 क्वेश्चन, महासागर धाराओं की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जो है वो जिम्मेदार हैं? तापमान, लवणता, गुरुत्वाकर्षण और कोरियोलिस बल, ठीक है, तो ये चारों ही कारक जो हैं ये जिम्मेदार होते हैं किसी भी ओशन करंट्स की ओरिजिन के लिए। तो आंसर हो जाएगा ये डी। 144 क्वेश्चन, भारत संविधान की अनुसूची 6 में निम्नलिखित में से कौन कौन से जो राज्य हैं वो हैं शामिल हैं? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, 1, 2 और 5। केवल 1, 2 और 5 स्टेट्स, जो पहला मतलब कि असम, त्रिपुरा और मेघालय जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जो शेड्यूल 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 4 राज्यों को जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है, 4 राज्यों को शामिल किया गया, 3 तो ये हो गए असम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, और चौथा राज्य कौन सा है? वो है मिजोरम, ठीक है, चौथा राज्य कौन सा है? मिजोरम में। केवल 4 राज्य ही जो है वो शेड्यूल 6 में जो है शामिल किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 145 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आंसर है इसका ए, फोन, ठीक है। फोन जो है ये एक हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, जो कि जो है एल्प्स के स्लोप में, ठीक है, वो एल्प्स की जो ढलान होती है उसके साथ बहती हैं, और ये जो है अंगूर को पकने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि फ्रांस जो है फोन जो है वो फ्रांस में नहीं है, वो एल्प्स की ढलान पर बहती हैं। 146 क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से कथन हमें बताने हैं कि ट्रू हैं, सत्य हैं।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है लाइकेंस में शैवाल, बैक्टीरिया और कवक शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो लाइकेंस होते हैं इसमें केवल शैवाल और कवक जो है यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं, बैक्टीरिया को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, लाइकेन बंजर भूमि पर वास स्थल का निर्माण करने वाला पहला जीव होते हैं। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही दी गई है, प्रदूषित क्षेत्रों में लाइकेन नहीं उगते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो जो लाइकेंस होते हैं ये जो है पॉल्यूशन के बहुत मतलब कि पॉल्यूशन के जो प्रदूषण के संकेतक के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और वहाँ पे ये नहीं उगते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी 2 and 3। 147th क्वेश्चन को अब हम देखेंगे यहाँ पर। उसमें क्या कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है करेक्ट हैं, सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑक्सिन पत्तियों के झड़ने को रोकने में मदद करता है। सही स्टेटमेंट है। जिबरेलिन्स जो है वो फूल को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। ये भी सही है। साइटोकिनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। ये भी सही स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। यहाँ पे 1 होगा। 1, 2 and 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 148th क्वेश्चन, 48th क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग, दो सूची को जो है उनका मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या है? बेसॉल्ट है। ठीक है, बेसॉल्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे ओरिजिनल रॉक दी गई है और उसके मेटामॉर्फिक स्टेट में मेटामॉर्फिक रॉक जो है रूपांतरित रॉक कौन सी बनती है, हमें उसके साथ जो है इसको मैच करना है। ये ओरिजिनल रॉक यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ओरिजिनल रॉक यहाँ पे दी गई है और ये कौन सी दी गई है? ये दी गई है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, उसका जो है रूपांतरित रूप जो है वो कौन सा होता है, उसमें हमें बताना है। तो अगर इसको हम बात करें, बेसॉल्ट जो है वो ब्लू शिस्ट में बदलता है। इसके बाद हम देखें लाइमस्टोन जो है ये मार्बल में बदलता है। सैंडस्टोन का जो मेटामॉर्फिक रूप जो है वो क्वार्टजाइट है और शेल का जो है वो स्लेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सी, मतलब कि 2, 3, 4 and 1। 149th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही से मेल नहीं खाता है? तो इसमें जो है डी जो है किम्बरले। ठीक है, किम्बरले जो है, किम्बरले प्लेटू कहाँ पर है? किम्बरले प्लेटू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, जो कि एक वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो है ये बना था। ठीक है, पेंटागोनिया प्लेटू जो है ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है और ये जो है पेंटागोनिया प्लेटू जो है वो शीप रियरिंग, भेड़ पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अर्जेंटीना में कौन सा है? अर्जेंटीना में है पेंटागोनियन प्लेटू। और किम्बरले प्लेटू कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। 150th क्वेश्चन, पादप नाइट्रोजन को किन रूपों में अवशोषित करते हैं? ठीक है, तो इन विच फॉर्म डू द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? ठीक है, तो वो कौन कौन से रूप हैं? वो 3 and 4, मतलब कि अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में जो है प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से वायु से अवशोषित जो है वो नहीं कर सकते हैं। वे मृदा में से नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में जो है अवशोषित करते हैं। ठीक है, और नाइट्राइट जो है, ठीक है, जो नाइट्राइट है ये पौधों के लिए जो है विषाक्त होते हैं, पौधों के लिए जो है एक पॉइजन के रूप में काम करते हैं, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे 150 क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।